तो ये लेक्चर नंबर 2 सेबी एक्ट का। आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन। तो पहली पेनल्टीज है, अपन शुरू में सबसे पहले पेनल्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी कंपनी वगैरह अगर इंफॉर्मेशन टाइम पर सेबी को फर्निश नहीं करती या फिर रिटर्न टाइम पर नहीं बढ़ती है तो कितनी पेनल्टी है। मिनिमम 1 लाख तो लगेगी और मैक्सिमम कितनी लग सकती है, 1 लाख पर डे लग सकती है, अप टू 1 करोड़, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बता रखा है फेलर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ क्लाइंट्स। यानी कि अगर कोई भी पर्सन है जो जैसे कि ये सेकंड पॉइंट लिख रखा है ब्रोकर के हिसाब से, यानी कि कोई भी ब्रोकर अपने क्लाइंट के साथ जो एग्रीमेंट है, देखो तो अगर वो इसका इन्फॉर्म नहीं करते, ठीक है, तो ब्रोकर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भैया उन्होंने कितनी ब्रोकरेज चार्ज करी है पर ट्रांजैक्शन। ऐसा अगर वो जो भी ब्रोकर और क्लाइंट्स दोनों के बीच में एग्रीमेंट टूटता है, ठीक है, कौन तोड़ सकता है, ब्रोकर तोड़ सकता है ये एग्रीमेंट। तो अगर वो ये एग्रीमेंट तोड़ते हैं तो उन पर पेनल्टी लगेगी, कितनी लग सकती है, सेम है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम लग सकती है 1 लाख पर डे, अप टू 1 करोड़, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बता रखा है फेलियर टू रेड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि अगर जो भी इन्वेस्टर है उनको कोई तकलीफ आती है तो उनके लिए कुछ होता है तो उसके लिए अगर वो रिड्रेस यानी कि सॉल्व नहीं करते हैं तो भी उन पर पेनल्टी लग सकती है। कितनी पेनल्टी लगेगी, सेम जो अपन ने अभी डिस्कस करी। फोर्थ है डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के केस में अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसमें भी सेम बता रहा कि पेनल्टी। फिफ्थ है फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ती है तो उन पर भी सेम पेनल्टी लगेगी। सिक्स्थ है डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड रिसर्च एनालिस्ट। ये लोग भी कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उन पर भी सेम पेनल्टी लगेगी। तो 6 पॉइंट आपको दे रखे हैं, अगर आप इनमें से कोई सा भी नियम तोड़ते हो तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 6 पॉइंटों के लिए सेम पेनल्टी दे रखी है। पर 7 पॉइंट से पेनल्टी थोड़ी चेंज हो जाएगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस हिसाब से। 7 पॉइंट है डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो इसके लिए पेनल्टी दे रखी है मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, अप टू 1 करोड़, ठीक है। ये तो अभी तक अपन ने इतनी देखी थी। और 3 टाइम्स ऑफ गेन ड्यू टू फेलर, यानी कि आपने जितना भी गेन करा उसका इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, या तो इस अमाउंट में या फिर इस अमाउंट में, दोनों में से भी जो हाई अमाउंट आएगा वो आप पर पेनल्टी ली जाएगी, ठीक है। अब आखिर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि 7 पॉइंट के लिए आखिर ये 3 टाइम्स ऑफ गेन क्यों लिख रखा है। तो ज़रा आप अगर ये सोचो सिर्फ इतना ही दे रखा होता है, ठीक है, इतनी पेनल्टी दे रखी होगी तो किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर कोई मान लो 5 करोड़ का कुछ गलत करा होगा, ठीक है, तो 5 करोड़ मतलब गलत तरीके से गेन करे होंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए मैक्सिमम पेनल्टी तो यहाँ दे रखी है, अप टू 1 करोड़ तक ही लग सकती है। तो उसके बाकी के 4 करोड़ तो उसके पास ही रह जाएंगे ना, वो खुशी खुशी 1 करोड़ पेनल्टी भर देगा, तो इसलिए दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ गेन ड्यू टू फेलर। ये सिर्फ पेनल्टी है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, सिर्फ आपको ये अमाउंट याद रखने उस हिसाब से। 8 पॉइंट में बता रखा है डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। यानी कि अगर कोई भी स्टॉक ब्रोकर्स इनमें से कोई 3 काम करते हैं, पहला कौन सा कर सकते हैं, फेस टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। जो भी क्लाइंट है उनको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इशू करने पड़ते हैं, ठीक है। ये स्टॉक ब्रोकर से इनका ये काम है कि वो जो भी क्लाइंट लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स प्रोवाइड करें। अब अगर स्टॉक ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इशू ही नहीं करते, ठीक है, तो उन पर कितनी पेनल्टी लग सकती है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, ठीक है। फेज टू डिलीवर सिक्योरिटी मेक ड्यू पेमेंट टू इन्वेस्टर, ठीक है। हो सकता है किसी पर्सन ने शेयर खरीदे होंगे तब उसको शेयर ही प्रोवाइड नहीं करे, तो फेज टू डिलीवर सिक्योरिटी या मेक ड्यू अमाउंट टू इन्वेस्टर, उसका कोई
पैसा रोक लिया तो उस पर कितनी पेनल्टी लग सकती है? 1 लाख लग सकती है और मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। ठीक है, सेम है ये वाली पेनल्टी। थर्ड है चार्जेस एक्सेसिव ब्रोकरेज। अब ब्रोकर के केस में क्या होता है, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि वो इतनी ब्रोकरेज ही क्लाइंट से वसूल सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर उन्होंने ब्रोकरेज चार्ज कर लिया तो कितनी पेनल्टी लगेगी? मिनिमम 1 लाख और 5 टाइम्स ऑफ ब्रोकरेज चार्ज इन एक्सेस। आमतौर पर मान लो 100 रुपये ब्रोकरेज लगती थी, पर किसी ने 20 रुपये ज़्यादा ले लिए, 120 रुपये ले लिया, तो 20 रुपये हो गए ना चार्ज इन एक्सेस, तो 20 × 5। अब इनमें से जो भी हाई अमाउंट होगा वो पेनल्टी लगेगी। 9th पॉइंट में बता रखा है पेनल्टी फॉर इंसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, इंसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? कंपनी के किसी पर्सन ने इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ भैया ये इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छा है, हो सकता 5, मतलब कंपनी के किसी पर्सन ने बता रहा है, या तो वो खुद कर रहा है या फिर अपने दोस्तों को बता रहा है कि हाँ भैया ये तुम शेयर खरीद लो, इसकी 2-4 दिन में प्राइस बढ़ने ही वाली है। ठीक है, उसको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि कंपनी में अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, तो उस हिसाब से वो बता रहा है। तो अगर ऐसा करते हो तो आप पर कितनी पेनल्टी लग सकती है? 10 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 25 करोड़, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू इंसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हाइयर। ठीक है, यहाँ भी 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट क्यों दे रखा है? मान लो आपने 500 करोड़ कमा लिए तो भैया मैक्सिमम तो 25 करोड़ ही लग सकती है, इसलिए दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू इंसाइडर ट्रेडिंग, उतनी भी लग सकती है। ठीक है, दोनों में से जो आई होगा। 11th पॉइंट में बता रखा है पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर टेक ओवर्स। आमतौर पर अपन ने देखा था कि 24% तक कोई भी कंपनी का आप शेयर खरीद सकते हो, उतनी शेयर होल्डिंग रख सकते हो, पर उससे ज़्यादा मान लो आपको किसी कंपनी के 40% स्टेक आप अपने पास रखना चाहते हो, तो उसका आपको क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोजर देना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट, वो सब एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, वो अपने कोर्स में नहीं है। तो अगर आप उसमें कोई गलती करते हो, नॉन डिस्क्लोजर, आप इन्फॉर्म ही नहीं करते हो और अपने पास ऐसे ही रख लेते हो, तो आप पर पेनल्टी लग सकती है 10 लाख मिनिमम लगेगी, मैक्सिमम लगेगी 25 करोड़, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फेलियर विच एवर इज हाइयर, उतनी लगेगी। 11th है पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कुछ भी आप अनफेयर काम करते हो या फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से कोई काम करते हो तो उसके लिए पेनल्टी है 5 lakhs मिनिमम है, मैक्सिमम है 25 करोड़, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू अनफेयर या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस, जो भी आई होगा वो लगेगी। ठीक है, 12th पॉइंट में दे रखा है कॉन्ट्रावेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी गिवन। ठीक है, अब मान लो आपने कोई ऐसा काम किया जहाँ सेपरेट पेनल्टी नहीं दे रखी थी, तो मिनिमम लगेगी 1 लाख, मैक्सिमम लग सकती है 1 करोड़। 13 बता रखा है लास्ट पेनल्टी बता रखी है पेनल्टी फॉर अल्टरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फेलियर टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, ये आमतौर पर ब्रोकर्स को रखने पड़ते हैं, उनको रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करना पड़ता है, अगर वो ये सब नहीं करते तो उन पर क्या लग सकता है? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 10 करोड़ लग सकता है, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू सच एक्ट विच एवर इज हाइयर, इतनी पेनल्टी लग सकती है। अब उसके बाद पेनल्टी तो अपन ने देख लिया, अब आती है एडजुडिकेशन की बारी। आखिर क्या होता है एडजुडिकेशन, ये अपन जानते हैं, तो ये नया टॉपिक का नाम है पावर टू एडजुडिकेट। इसमें क्या बता रखा है? सेबी हैज डेलीगेटेड पावर टू अपॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ डिवीजन चीफ। अब देखो सेबी पूरे इंडिया में इतने सारे लोग हैं, तो हर एक जने के लिए पूरा सेबी संभाले सारे केस, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सेबी क्या कर सकता है? अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है कि भैया ये ऑफिसर ये काम संभाल सकता है, बिल्कुल सेबी जैसे ही काम करेंगे वो ऑफिसर, उसका नाम होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, यानी कि सेबी अपना काम को डेलीगेट कर सकता है किसी और के हाथों में तो उस ऑफिसर का नाम होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है, वो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होंगे वो सेम काम कर सकते हैं जैसा सेबी मतलब ऑर्डर सुनाता है, जो डिसीजन वो ले सकता है वैसे ही वो ऑफिसर भी ले सकता है। इफ सेबी थिंक्स ऑर्डर पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एरनियस, सेबी कैन इंक्रीज पेनल्टी। ठीक है, अब मान लो कि किसी ऑफिसर ने कोई उससे गलती हो गई तो सेबी चेंज कर सकता है, मतलब अल्टीमेटली सेबी ओवरराइड कर सकता है इस ऑफिसर पे। ठीक है, तो वो इंक्रीज पेनल्टी कर सकता है अगर उसने ऑफिसर ने गलती से कम पेनल्टी सुना दी तो। ऑर्डर पास्ड बाय हो। ठीक है,
अब इसमें बता रखा है कि पर ये सेबी कब तक कर सकता है उस ऑफिसर की, ठीक है। मतलब वो मान लो इस ऑफिसर ने कोई गलती कर दी, ठीक है, एरर कर दी, ठीक है, किसी भी डिसीजन में, तब सेबी कब तक उसको ठीक कर सकता है, ठीक है, कब तक उसको चेंज कर सकता है। तो उसके बाद से मैक्सिमम 3 महीने का ही टाइम है। जिस दिन इस ऑफिसर ने ऑर्डर सुनाया उसके मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर ही सेबी डिसीजन चेंज कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। और अपील पीरियड अंडर सेक्शन 15T, 15T क्या होता है, ये अपने पास आगे आएगा, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर, वो लिमिटेशन पीरियड रहेगा सेबी के पास, उतने टाइम पीरियड के अंदर ही सेबी इस ऑफिसर का डिसीजन चेंज कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। उसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आ जाते हैं फैक्टर्स टू बी टेकन वाइल एडजस्टिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी। अब अपन ने देखा था ना मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, ठीक है। तो अब एक्चुअल में अगर कोई ऐसा केस हुआ तो उस पर कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएंस है। जो फैसला सुनाएगा वो एग्जैक्टली हाउ मच पेनल्टी लगाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ये कैसे डिसाइड करते हैं। पहला देखते हैं गेन और अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ उस जिस पर्सन ने डिफ़ॉल्ट करा, जैसे नीरव मोदी है, ठीक है। तब उसने अगर कोई ऐसा काम किया तो अब उसका देखेंगे सबसे पहले उसने गेन या फिर अनफेयर एडवांटेज उसको कितना मिला जो उसने डिफ़ॉल्ट करा उससे, ठीक है। सेकंड देखते हैं उसे क्या कितना इन्वेस्टर का नुकसान हुआ है, ठीक है, आमतौर पर कितना शेयर होल्डर्स लोगों का नुकसान हुआ है। थर्ड रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट, क्या ये मतलब जो डिफ़ॉल्ट करा उस पर्सन ने क्या वो रिपीटेटिव नेचर का है क्या, ठीक है, जैसे हेलमेट नहीं लगाया तो अब ये तो रिपीटेटिव नेचर का, तो उसमें क्या होता है कम पेनल्टी लगाई जाती है। और कोई बहुत ही एक्सट्रीम क्राइम होता है तो उसमें ज़्यादा पेनल्टी लगाई जाती है। तो ये फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं जब ऑफिसर लोग पेनल्टी इम्पोज करते हैं, ठीक है। नोट सम रियलाइज थ्रू पेनल्टी गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी पेनल्टी से पैसा आएगा वो जाएगा CFI फंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। इसमें क्या बता रखा है, एनी पर्सन हु हैज मेड डिफॉल्ट अगेंस्ट विच प्रोसीडिंग स्टार्टेड और विल स्टार्ट कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू बोर्ड फॉर सेटलमेंट। आपने CID देखा होगा, ठीक है। CID में क्या होता है खून हो जाता है, उसके बाद वो ऑफिसर लोग उसको पकड़ते हैं। मान लो कोई पर्सन पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले या इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले उनको ऑफिसर लोगों को बोल दे कि हाँ भैया मेरे से ये गलती हो गई थी, ठीक है। तो क्या वो ऐसा कर सकता है, हाँ कर सकता है। जो फॉल्ट वाला पर्सन है डिफ़ॉल्टर वो कर सकता है कि हाँ भैया मेरे से गलती हो गई थी, अब जो भी सेटलमेंट है वो कर दो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें ये बता रखा है ऐसे ही यहाँ भी किसी से गलती हो गई हो तो सेबी वो एप्लीकेशन ले सकती है और फिर वो अपने हिसाब से देख लेंगे कि अब उस पर कितनी पेनल्टी इम्पोज करनी है, ठीक है। नो अपील मेड अंडर सेक्शन 15T वंस ऑर्डर पास्ड बाय बोर्ड, ठीक है। आप अपील नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 15T, क्या होता है ये आगे आएगा, ठीक है। या नेक्स्ट टॉपिक यही है, वंस ऑर्डर पास्ड बाय बोर्ड। नेक्स्ट अपने पास एक टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ज्यूरिसडिक्शन अथॉरिटी प्रोसीजर ऑफ सैट। सैट क्या होता है, सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल। अब क्या सबसे पहले इसको बनाया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है। बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश करा है सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल को। ये आखिर ये कौन सा ट्रिब्यूनल है। अब मान लो अगर आप सेबी के फैसले से कुछ नहीं होता आप इस अथॉरिटी में जा सकते हो, जैसे कि हाई कोर्ट के फैसले से कुछ नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सेबी के फैसले से कुछ नहीं हो तो सैट में जा सकते हो, ठीक है। इसमें कौन होगा, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, एक जुडिशियल मेंबर होगा, टेक्निकल मेंबर्स होंगे, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आमतौर पर एक होता है, ये लोग कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन अगर आप बनना चाहो तो बन सकते हो, क्या नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है तो क्या होना पड़ेगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज बनना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे या फिर हाई कोर्ट के जज होंगे मिनिमम 7 ईयर्स के लिए, तो आप जाकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकते हो। अब जुडिशियल मेंबर बन सकते हो क्या, तो उसके लिए भी देख लो आपको हाई कोर्ट का जज बनना पड़ेगा कम से कम 5 साल के लिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। टेक्निकल मेंबर्स में क्या दे रखा है, टेक्निकल मेंबर अगर आपको बनना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करना पड़ेगा।
और आपको एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मिनिमम 15 ईयर्स के अंदर। तो ये आप देख सकते हो जो सेबी से ऊपर के लोग हैं उनकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई है। टेन्योर कितने टर्म के लिए अपॉइंट होंगे, फॉर 5 ईयर्स। वापिस री अपॉइंट हो सकते हैं। मैक्सिमम एज है 70 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद कोई भी अपॉइंट नहीं हो सकता। इफ़ देयर इज़ वैकेंसी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेन जो फैसला सुनाता है वो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही सुनाता है सेट के अंदर, ठीक है। अब उसकी बीच में डेथ हो जाती है तो फिर कौन वर्क करेगा, मोस्ट सीनियर जुडिशियल मेंबर होगा सेट का, वो काम करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह जब तक नया अपॉइंट नहीं हो जाता। सिर्फ नोट बता रखा है, ठीक है। अब ये पूरा चार्ट फॉर्मेट में अपन देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप सेबी या ऑफिसर, अपन ने देखा था ना सेबी अपना डेलीगेट कर सकती है ऑफिसर में, तो सेबी या ईओ के फैसले से कुछ नहीं होता। आप जा सकते हो सेट के अंदर, सेट से भी कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कितने टाइम पीरियड में जा सकते हो, पहला विद इन 45 डेज। इफ रीजनेबल अपील कैन बी फाइल्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज, यानी कि अगर आपके पास कोई जेन्युइन कारण है जिसकी वजह से आप सेट के अंदर नहीं जा पाए, ठीक है। सेबी का तो ऑर्डर आ गया था, 45 डेज भी निकल गया, फिर भी आप नहीं गए, अब आप 120 दिन बाद जाना चाहते हो। तो अगर आपके पास कोई रीजनेबल कारण है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। और सेट के फैसले से कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो तो विद इन 60 डेज जा सकते हो। और ये टाइम पीरियड 60 डेज से और इंक्रीज हो जाएगी अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि आप इस वजह से 60 डेज के अंदर नहीं आ पाए। यहाँ 60 डेज का ही एडिशनल पीरियड दे रखा है, यहाँ कोई एडिशनल पीरियड नहीं है। 120 दिन बाद भी जा सकते हो अगर आपके पास रीजनेबल कारण है तो। पर यहाँ एक्सटेंडेड पीरियड है 60 डेज का। डिस्क्वालिफिकेशन दे रखा है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप मेंबर या पार्ट टाइम मेंबर होंगे सेबी के, ठीक है। तो आप सेट के अंदर काम नहीं कर सकते, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या उसके अंदर आप कोई भी सीनियर मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन पे होंगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पर अगर आप इस अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हो तो फिर आप सेट का मेंबर नहीं बन सकते। और जिस दिन आपने ये पोस्ट छोड़ी उसके विद इन 2 ईयर्स तक भी आप सेट के लिए एलिजिबल नहीं होगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। डेजिग्नेशन एंड रिमूवल, अब अगर कोई पर्सन छोड़ना चाहते हैं सेट का ऑफिस तो वो अपनी मर्जी से छोड़ सकता है, रिज़ाइन कर सकता है, कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस एंटिल, पर उसको ऑफिस को होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि ऑफिस में काम करना पड़ेगा मिनिमम 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस। आज आपने नोटिस दिया तो अगले 3 महीने तक तो काम करना ही पड़ेगा, या फिर जब तक नया पर्सन अपॉइंट नहीं होता। मान लो 2 दिन बाद ही नया पर्सन अपॉइंट हो गया, आपने आज ही नोटिस दिया है डेजिग्नेशन का, तो आपको 2 दिन तक ही और काम करना पड़ेगा अंटिल एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस। कल ही आपका ऑफिस का टर्म ख़त्म हो रहा है तो फिर आपको कल तक ही काम करना है। तो तीनों में से जो भी लेयर होगा तब तक आपको काम करना पड़ेगा अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तो। रिमूव कब करा जाएगा वही अपन ने देखा था, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, वो सेम चीज़ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आता है कौन कौन लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं सेट के अंदर। तो पहला, जो भी सेबी के फैसले से कुछ नहीं है, एजुकेटिंग ऑफिसर के फैसले से कुछ नहीं है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2 जनों को और इंक्लूड कर दिया गया इस अथॉरिटी, क्योंकि इनके पास अपना खुद का कोर्ट नहीं है। जैसे कि आप देखते हो ना हाई कोर्ट के फैसले से कुछ नहीं होते तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ऐसे इनके पास कोई अभी इससे टॉप पोजीशन नहीं है, मतलब इन्होंने फैसला सुना दिया, अगर आप इसके फैसले से खुश नहीं हो तो आप और कहीं नहीं जा सकते, और कोई अथॉरिटी बनी हुई नहीं है, तो इसलिए आपको सेट के अंदर ही जाना पड़ता है। फाइल अपील टू सेट विद इन 45 डेज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। जिस दिन फैसला है आपको विद इन 45 डेज अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास मिसलेनियस, ठीक है। तो उसके अंदर ये अलग ही टॉपिक है, ठीक है। अब प्रीवियस से कोई कनेक्टेड नहीं है। इसके अंदर मिसलेनियस में यानी कि होता है ना रैंडम चीज़ें दे रखी है थोड़ी बहुत, जो और कहीं नहीं होती वो मिसलेनियस में आ जाती है। तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू सेबी, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कभी सेबी को
गाइड करने की जरूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। सेकंड पॉइंट में बता रखा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द बोर्ड फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेबी को हटा सकता है काम, पर 6 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं हटा सकता। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि सेबी सही से काम नहीं कर रहा तो वो 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने के लिए खुद काम कर सकता है। यानी कि जो सेबी काम करता है अब सेबी काम नहीं करेगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जगह काम कर लेगा। कौन से केसेस हैं, अगर कोई इमरजेंसी आ गई या फिर सेबी वाले लोग कंटिन्यूस डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है उस हिसाब से, डिफॉल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस इम्पोज्ड अंडर एक्ट, जो भी इस एक्ट में बता रखा है वो अपना फंक्शंस को परफॉर्म ही नहीं कर रहे, पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपरसीड कर सकता है। ठीक है, अब इस दौरान होगा क्या, मान लो ऑल मेंबर्स, तो जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट या इस सेबी बोर्ड को संभालेगा तो उस दिन से जो भी सेबी के अंदर ऑफिसर थे उन सबको वेकेट ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा। बाद में वो अपॉइंट हो सकते हैं भले, पर एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को इमरजेंसी लग रही है कि उनको काम करने की ज़रूरत है तो वो लोग काम करेंगे, उनको हटाया नहीं है। ठीक है, इधर दे रखा है मेंबर्स हु वर इन ऑफिस प्रायर टू दिस सुपरसीड आर नॉट डीम टू बी डिसक्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट अगेन। उनका अपॉइंटमेंट बाद में हो सकता है, अभी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा हो कि कुछ गड़बड़ है सेबी के अंदर ही, तो इसलिए सेबी काम कर रहा है। ठीक है, और इस दौरान सेबी कैसे काम करेगा, जो भी डायरेक्शन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल वैसे ही। थर्ड पॉइंट आता है पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। इसका क्या मतलब होता है, नो इम्यूनिटी विल बी गिवन वंस प्रोसीडिंग फॉर ऑफेंस स्टार्टेड। वही सेम है सीआईडी में, जैसे कि किसी ने खून कर दिया और उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले ही कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे से ही गलती हुई थी, मैंने क्राइम किया था, तो वो जने को फिर इम्यूनिटी दे दी जाती है। ऐसे इसमें भी होता है, किसी ने फ्रॉड कर दिया तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इफ नॉट फुलफिल कंडीशंस ऑफ इम्यूनिटी देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो विड्रॉ इम्यूनिटी। ये क्या होता है, इसको चार्ट से समझते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, उसने कुछ ऑफेंस कर दिया, ठीक है, तो अब ये सबसे पहले अभी इन्वेस्टिगेशन सेबी ने स्टार्ट नहीं किया इसके खिलाफ, फिर भी इसने अपने मन से मतलब इसने कोई ऑफेंस करा तो इसने प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया कि हाँ भैया मेरे से गलती हो गई थी। बिफोर इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, उसने क्या कर दिया, गिवन फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर बता दिया ऑफ ऑफेंस जो भी उसने कमिट करा था, तो उसने बोर्ड को बता दिया। बोर्ड क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा ऐसा पूरी चिट्ठी लिख के भेज देगा जो इसने चिट्ठी दी। सेंट्रल गवर्नमेंट अब देखेगा कि उसने कोई बड़ा क्राइम तो नहीं कर दिया, तो उसको माफ़ कर दी जा सकती है या फिर पेनल्टी लगा देंगे, कम लगाएंगे क्योंकि उसने ईमानदारी दिखाई। और सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ भी कर सकती है इस इम्यूनिटी को अगर उसने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई कंडीशन का वायलेशन करा या फिर कोई फॉल्स एविडेंस दिया हो तो। फोर्थ पॉइंट आता है स्पेशल कोर्ट्स। आजकल स्पेशल कोर्ट्स का इम्पोर्टेंस इस चैप्टर में 1-2% ही रह गया है। क्यों, क्योंकि अब तो सेबी आ गया, सेबी के फैसले से कुछ नहीं होता सेट जाओ, सेट से कुछ नहीं होता सुप्रीम कोर्ट जाओ। पहले क्या होता था 1992 से पहले, तब सेबी तो था ही नहीं, तो स्पेशल कोर्ट के लिए मतलब बोल रहा क्या कैसे भी कुछ डिसीजन चाहे तो वो स्पेशल कोर्ट्स में दे सकते हैं, उसका फैसला स्पेशल कोर्ट सुनेंगे। फर्स्ट स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अपील अगेंस्ट स्पेशल कोर्ट लाइज टू हाई कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के फैसले से कुछ नहीं होता, हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंस आजकल इतना नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट का फिफ्थ पॉइंट है कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज। अगर कंपनीज ने कोई गलती कर दी तो कौन लायबल रहेगा, पहला जो भी पर्सन इंचार्ज होगा कंपनी का, दूसरा कंपनी, और तीसरा जो भी उस कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर होंगे जिन्होंने उस एक्ट के लिए कंसेंट दी थी या फिर उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये एक्ट हुआ, जिसकी वजह से कंपनी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, पर कुछ पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगा अगर उनकी जानकारी के बिना ही ये काम हो गया या फिर उन्होंने ये ड्यू डिलिजेंस रखा था कि हाँ भैया कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, फिर भी गलत काम हो गया तो फिर वो लायबल नहीं रहेंगे। सिक्स पॉइंट आता है अपने पास रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स। इसमें क्या बता रखा है, सेबी को भी अपनी रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, और जो भी लास्ट ईयर का सेबी बोर्ड का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट है उसको विद इन 90 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। आफ्टर द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर सेबी देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट
प्लेस इट बिफोर पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बताएगी कि हाँ भैया सेबी सही से काम कर रहा है। 7 पॉइंट ऑफेंसेस, अब किसी ने कोई गलती कर दी, कॉन्ट्रावेंशन किया किसी प्रोविज़न का, तो उस पर फाइन लगेगा अप टू 25 करोड़, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 10 ईयर्स और बहुत दोनों लग सकता है। और अगर किसी ने कोई पेनल्टी नहीं दी या फिर कोई डायरेक्शन का फॉलो नहीं करा तो उस पर फाइन लग सकता है अप टू 25 ईयर, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है मिनिमम 1 मंथ के लिए, तो होगा ही होगा। या ये चेंज है, ठीक है, इसमें और इसमें अप टू 10 ईयर तक का हो सकता है और बहुत दोनों भी हो सकते हैं। या आपने पेनल्टी नहीं दे रहे होते इसलिए आपको इम्प्रिजनमेंट तो होगा ही होगा। 8 पॉइंट है कंटिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग, अब मान लो प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई थी या स्टार्ट हो गई थी, उसके बीच में उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पर वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब उस पर पेनल्टी नहीं लगेंगे। क्यों पेनल्टी नहीं लगेंगे? क्योंकि पेनल्टी इसलिए लगाई जाती है ताकि वो क्राइम वापस वो जना नहीं करे। तब यहाँ तो पर्सन ही चेंज हो गया तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। अब मान लो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी और ऑर्डर भी सुना दिया गया था ये पेनल्टी है, उसके बाद डेथ हुई, तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देना पड़ेगा पेनल्टी का भी। नोट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ईस्टर लेफ्ट बाय डिसीज। मान लो उसने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया और जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको उस पर्सन से 5,000 करोड़ का ही सामान मिला, तो फिर पेनल्टी मैक्सिमम ये सब कितना लग सकता है, मैक्सिमम 5,000 तक के ही लग सकता है, ठीक है, 5,000 करोड़, ठीक है। 9 पॉइंट है पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 पॉइंट है पावर टू मेक रेगुलेशंस बाय बोर्ड, यानी कि कुछ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकती है सेबी के लिए और सेबी चाहे तो अपने लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। या सेंट्रल गवर्नमेंट का बना रहा है, बोर्ड ही क्यों नहीं बना रहा, तो कुछ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन, अब सेबी का चेयरमैन है वो अपने लिए टर्म ऑफ ऑफिस डिसाइड करेगा क्या कि वो कितना टर्म की कितनी सैलरी लेगा, तो इसलिए कुछ रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और सेबी अपने लिए चाहे तो रेगुलेशंस बना सकता है कि इस तरीके से काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके आगे और देखेंगे और ये अपना सेबी एक्ट कंप्लीट तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन 4 रेगुलेशंस देखे थे फर्स्ट क्लास में, अपन ने देखा था ना, एक तो अपन को पढ़ना सेबी एक्ट और उसके साथ 4 रेगुलेशंस और पढ़ने। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना ये सेबी एक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 4 रेगुलेशंस अपन को पढ़ने और रहेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।